हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ये है कैपेसिटर पे। ये क्लास 12 के लिए इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। जेईई मेंस, एडवांस और नीट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर यहाँ पे बहुत सारा फिगर्स तुम लोग को दिख रहा होगा, यही कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर का काम क्या होता है? तो ये स्टोर करता है चार्जेस को। क्या स्टोर करेगा ये? चार्जेस को स्टोर करने का काम करता है, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। अब स्टोरेज तो और भी बहुत सारा डिवाइस कर सकता है, पर ये अलग कैसे है? जैसे सेल भी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही स्टोर करता है, और कैपेसिटर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, पर दोनों अलग कैसे है उसको समझते हैं। जो सेल होता है ये उतना ज्यादा चार्ज को एक बार में फ्लो होने नहीं देता है, एक यूनिफॉर्म रेट से फ्लो होने देगा। सेल क्या करेगा? ये रैपिड फ्लो को रोकता है। ये क्या करता है? कांस्टेंट यूनिफॉर्म रेट से चार्ज को फ्लो होने देता है, यूनिफॉर्म रेट से। अब मान लो मेरे पास एक कैमरा है जिसमें एक सेल लगा हुआ है और एक फ्लैश है। जब पिक्चर लेना है तो फ्लैश को ऑन करना पड़ेगा, पर जो सेल लगा हुआ है, फ्लैश जब ऑन होगा तो बहुत ज्यादा उसमें करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होगा, ये बहुत ब्राइट जलता है वो। अब सेल उतना ब्राइटनेस एक बार में फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दे नहीं पाएगा, तो वहां पे रोल आता है कैपेसिटर का। तो जहां पे बर्स्ट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा, बर्स्ट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, या फिर रैपिड फ्लो चाहिए होता है एनर्जी का या चार्जेस का। क्या सा फ्लो होना चाहिए? रैपिड फ्लो। उस टाइम कैपेसिटर्स का यूज कर लेंगे। जैसे कि एक मोटर, मोटर को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होता है, या चार्जेस बहुत चाहिए होता है, या करंट बहुत चाहिए होता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो फिर से रोल किसका आ गया? कैपेसिटर का रोल आ गया। कैपेसिटर क्या करेगा? हेल्प करेगा ये बर्स्ट ऑफ एनर्जी को देने के लिए फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कैपेसिटर का सिंबल क्या है? तो कैपेसिटर को कैसे ड्रॉ करते हैं? तो ये है उसका सिंबल। दो पैरेलल वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। ये कैपेसिटर को दिखाने का एक तरीका होता है। ये एक सिस्टम है मेरे पास, इसमें हम डिफाइन करेंगे कि कैसे कैपेसिटेंस है क्या, और उसको उसका एक्चुअल डेफिनेशन और फॉर्मूला और यूनिट देखेंगे। कैपेसिटेंस दो आइसोलेटेड कंडक्टर्स का यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा तुम लोग को। ये क्या है? आइसोलेटेड आइसोलेटेड कंडक्टर्स। अब एक पे चार्ज तुमको दिख रहा, पॉजिटिव क्यू दिया हुआ है, रेड वाले पे पॉजिटिव क्यू है, और ब्लू वाले पे कौन सा चार्ज है? तो इस पे माइनस क्यू है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आराम से ड्रॉ किया जा सकता है। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर निकलेगा और नेगेटिव के अंदर जाएगा, तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब कैपेसिटेंस डिफाइंड कैसे है? कैपेसिटेंस चार्ज को स्टोर करने का कैपेसिटी है, तो वो डिपेंड करता है कि कितना वोल्टेज दिए हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो चार्ज किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज स्टोर्ड इन अ कंडक्टर, इट डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज सप्लाइड। अब वोल्टेज क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, दोनों कंडक्टर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो क्या लगेगा? एक कांस्टेंट लगेगा। इस कांस्टेंट का नाम है कैपेसिटेंस। ये C जो है वही कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को कैपेसिटेंस बोलते हैं। कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है। क्या है ये? एक प्रॉपर्टी जो चार्ज को स्टोर करने में
हेल्प कर रहा, मतलब बॉडी कितना उसका कैपेसिटी है स्टोर करने का चार्ज को, वो बताता है। तो कैपेसिटेंस यहाँ से क्या आ जाएगा, Q अपॉन V। और ये V क्या है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V2 माइनस V1। चार्ज कितना स्टोर्ड है डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों कैपेसिटर्स के बीच का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर यूनिट इसका लिखना होगा तो कैसे लिख पाएंगे, एसआई सिस्टम में इसका जो यूनिट होगा वो होगा, चार्ज का यूनिट कूलम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट, इसी को बोलते हैं फराड। फराड, और इसको कैपिटल एफ से दिखाते हैं। और 1 फराड 1 कूलम पर वोल्ट के बराबर है। दोनों सेम ही चीज है, फराड एक स्पेशल नाम दे दिया गया है उसको। होपफुली तुम लोग समझ गए होगे कि कैपेसिटेंस कैसे डिफाइंड होता है। अब इसका कोई स्पेशल शेप होना जरूरी नहीं, कोई भी शेप का कंडक्टर हो, कैपेसिटेंस ऐसे ही डिफाइंड होता है, कितना चार्ज स्टोर हुआ है डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ स्पेशल टाइप्स का कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर तुम लोगों को दिख रहा होगा, ये है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पे देखो, एक ऊपर में एक प्लेट है जो ग्रे कलर में जो है वो प्लेट 1 है, और नीचे में एक और प्लेट है पिंक टाइप का, ये प्लेट नंबर 2 है। अब ऊपर वाले प्लेट पे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज पूरा पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इस तरह से, और नीचे वाले में क्या कर दिए, नीचे वाले में नेगेटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। पूरा में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस पे -Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब दोनों प्लेट के बीच का जो गैप है वो स्मॉल डी है। अब प्लेट का जो एरिया है ये है कैपिटल ए। प्लेट एरिया कितना है, कैपिटल ए। ये एक तरह का एक सिस्टम बन गया जिसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस देखते हैं। कैपेसिटर को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू सी वी, ये पता है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। और V क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V2 माइनस V1, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस अब निकालेंगे कैसे, चार्ज निकालने के लिए गॉस लॉ का यूज कर लेंगे। गॉस लॉ क्या बोला था, गॉसेस लॉ ये बोलता है कि किसी भी एक सरफेस पे जो इनक्लोज्ड चार्ज है वो उसको निकाला जा सकता है या फ्लक्स को निकाला जा सकता है। फ्लक्स होता है E डॉट डी ए। इंटीग्रेशन किसका करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, और इन दोनों का जो इंटीग्रेशन होगा ये एक फ्लक्स देगा। फ्लक्स किसके बराबर होगा, तो ये क्यू एन साइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। चार्ज कितना उस सरफेस पे है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से चार्ज निकाल सकते हैं। क्यू को कैसे निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डी ए, इसी से चार्ज निकल जाएगा। अब एक और चीज चाहिए होगा यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या करना है, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन होता है। पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो होता है इंटीग्रेशन ओवर E डॉट डी एल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इंटीग्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ वेक्टर का, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा किसी भी सिस्टम का। अब चलते हैं पैरेलल प्लेट पे यही कॉन्सेप्ट लगा के देखते हैं कि पैरेलल प्लेट पे ये कैसे काम करेगा।
तो मेरे पास दो प्लेट है। अब फ्रंट व्यू से देखा जाए तो ये सामने बस एक लाइन दिखेगा, पर है वो 3 डायमेंशनल। बाकी का जो प्लेट एरिया है वो इनटू द प्लेन है, पर सामने से देखें तो ये कैसा दिख रहा, सिर्फ एक लाइन के जैसा, दो लाइन के जैसा है। इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो गैप है वो है डी, और एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है और दूसरे पे है माइनस क्यू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया जा सकता है, अंदर में प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हमेशा प्लस से माइनस की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब क्या करें, यहाँ पे पहले चार्ज निकाल लेते हैं। Q जो है वो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर E डॉट dA। अब इस केस में देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है वो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो रहा है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इस केस में हम इसी को लिख सकते हैं, ये जो वेक्टर साइन है वो बस हट जाएगा, क्योंकि वेक्टर साइन हटाएंगे तो कॉस थीटा लेना पड़ेगा, ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ई इंटू डी ए लिख सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है पूरा प्लेट्स के बीच में, तो इसको बाहर कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन ओवर डीए जब करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। तो चार्ज कितना आया, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई इंटू ए, ये चार्ज निकल गया। अब करना क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। वी के लिए फॉर्मूला है ई डॉट डीएल वेक्टर, और ये इंटीग्रेट कर लेंगे 0 टू डी। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, ये वाला 0 है और ये यहाँ पर का गैप डी है, तो इंटीग्रेशन में ई डॉट डीएल में 0 टू डी कर लेना है। अभी देखो फिर से लेंथ वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में है, तो वेक्टर साइन फिर से हट सकता है, एंगल 0 हो जाएगा, तो बचेगा वेक्टर हटा के ई इंटू डी एल बस बचा। और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, 0 टू डी। अब ई पूरा में यूनिफॉर्म है, बाहर आ जाएगा, और डीएल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा, फिर लिमिट पुट करेंगे तो ई डी आ जाएगा। तो वी इक्वल्स टू कितना आया, ई डी। चार्ज और वोल्टेज मालूम है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता ही है, क्यू बाई पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ई इंटू ए डिवाइडेड बाई ई इंटू डी। ई और ई कैंसल आउट हो गया, यहाँ से बचा क्या मेरे पास, कैपेसिटेंस आया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये कैपेसिटेंस निकल के आया। तो ये एक बहुत फेमस फॉर्मूला है, ये पैरेलल प्लेट के लिए है, बोर्ड एग्जाम में इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ए एरिया ऑफ द प्लेट है, डी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट है। अगर हम लोग एक डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दें इस प्लेट के बीच में, तब देखो क्या होगा। मान लो एक डाई इलेक्ट्रिक जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, इस प्लेट्स के बीच में पूरा में ऐसे भर दिए, ये K है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। जब एयर था तो वहां का कैपेसिटेंस उसको बोल देते हैं सी नॉट। कितना आया था जब एयर फील्ड था, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आया था। अब अगर कोई डाइलेक्ट्रिक सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो घट जाएगा। नया इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्राइम क्या बन जाएगा, पुराना इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो जाएगा। और जो वोल्टेज है वो भी घट जाएगा। पुराना वोल्टेज अगर V था तो नया वोल्टेज V प्राइम है, वो कितना हो जाएगा, तो पुराना वोल्टेज डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी, ये भी रिड्यूस्ड हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस भी घट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट गया, और कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, नया कैपेसिटेंस C जो है वो पुराना कैपेसिटेंस का K टाइम्स बढ़ जाएगा। तो
के इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाए, के इंटू सी नॉट, एप्सिलॉन नॉट नहीं सी नॉट। एयर जो भरा हुआ था वहां पर का कैपेसिटेंस तो सी नॉट लिए हैं, जब डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिए तो उसका कैपेसिटेंस सी प्राइम हो गया। तो सी प्राइम कितना हो गया, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इंक्रीज हो जाता है इससे कैपेसिटेंस। अब चलते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पे। अब इस पे ध्यान दो, अगर तो कैपेसिटर दो सिलेंड्रिकल वेसल है, हॉलो सिलेंडर है, और अंदर में जो चार्ज है वो प्लस चार्ज है अंदर वाला कैपेसिटर पे, अब बाहर वाला पे जो है वो माइनस चार्ज है। तो अगर फ्रंट व्यू देखें इसका तो ये ऐसा दिखेगा, ये फ्रंट व्यू है सामने से देखने पे। और टॉप व्यू देखें तो कैसा दिखेगा, टॉप व्यू में सिर्फ सर्कल के जैसा दिखेगा। तो देखो दो सिलेंडर है, दो सिलेंडर का रिंग बस दिख पा रहा। अंदर में जो चार्ज है वो प्लस क्यू चार्ज है और बाहर में जो चार्ज है वो है माइनस क्यू चार्ज। अब जो फील्ड होगा वो कन्फाइंड होगा इन दोनों सिलेंडर्स के बीच में, और फील्ड लाइंस ये देखो प्लस से माइनस की तरफ ये ब्लैक लाइन से ड्रॉ किया हुआ है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना। तो चार्ज कैसे निकलता है, तो उसके लिए फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डी ए, यही है फॉर्मूला। अंदर वाले का रेडियस को ए बोल दे रहे हैं और बाहर वाले का रेडियस को बी बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा चार्ज कितना आया, एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से कांस्टेंट है तो बाहर कर सकते हैं, तो ई बाहर आ गया और बचा कितना यहाँ पे, इंटीग्रेशन ओवर डी ए। इंटीग्रेशन ओवर डी ए इसको कर लेना है कि एरिया कितना आएगा। तो एरिया को हम लोग यहाँ पे से दिख रहा होगा कितना एरिया है। तो यहाँ पे देखो एरिया कितना है वो पता नहीं है, तो एक जनरल एक पॉइंट ले लेते हैं। मान लो यहाँ से यहाँ का कोई एक जनरल पॉइंट आर ले लिया, तो आर हो गया यहाँ से रेडियस, और लेंथ इसका पूरा कितना है, कैपिटल एल है। तो इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, और डी ए का इंटीग्रेशन करें तो 2 पाई आर एल। ये तुम्हारा कौन सा एरिया हो गया, कर्व सरफेस एरिया हो गया, जहाँ पे आर जो है वो एक वेरिएबल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकाला जा सकता है, कितना आ जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई, और एक एल और एक आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया यहाँ से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया है, उसके बाद हम क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना जरूरी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होता है, V होता है इंटीग्रेशन ओवर E इंटू डी एल, ई डॉट डी एल। और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऐसे जा रहे हैं, इंटीग्रेशन का ये डायरेक्शन है, किधर से किधर जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो B से A तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो। dl मेरा, dr जो वेक्टर है वो सेंटर से बाहर की तरफ है, ये है डायरेक्शन सेंटर से बाहर की तरफ। तो जो इंटीग्रेशन का डायरेक्शन है और रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन है दोनों ही अपोजिट है, इसीलिए एक माइनस साइन आएगा, cos 180 डिग्री बन जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो E का वैल्यू पुट कर लेते हैं। E का वैल्यू है Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल इंटू आर, और एक डी एल को हम डी आर से रिप्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, और cos 180 है इसीलिए माइनस एक साइन आ जाएगा। तो ये v का वैल्यू हो गया। अब इसी को थोड़ा और सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे,
ये सब कांस्टेंट है, बहुत सारा चीज यहाँ पे कांस्टेंट है, सब बाहर आ जाएगा। एक -q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाहर आ चुका है और अंदर में बचा इंटीग्रेशन ओवर dr/r। और कहाँ से कहाँ इसको इंटीग्रेट करना है, तो बी टू ए इंटीग्रेट कर लेना, बी टू ए। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये लॉन ऑफ आर आ जाएगा यहाँ से। v का वैल्यू क्या हो गया, -q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, और ये नेचुरल लॉग हो गया, ये a/b हो जाएगा। अब माइनस साइन हटाएंगे तो b/a इसको लिख सकते हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आया यहाँ से। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग को पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं। कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला है C इक्वल्स टू क्या होता है, Q/V। मतलब इस पूरे पार्ट को रेसिप्रोकल कर दो और ये Q और ये Q कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ b/a। यही रिजल्ट है कैपेसिटेंस का। ये किसके लिए है ये फॉर्मूला, तो ये तुम्हारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए है। एल यहाँ पे लेंथ है, बी आउटर रेडियस है, ए इनर रेडियस है। अब चलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर्स का कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे दो स्फेरिकल शेल्स हैं, एक आउटर शेल पे नेगेटिव चार्ज है और इनर शेल पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। इनर शेल का रेडियस है ए और आउटर शेल का जो रेडियस है वो है बी। अब क्या करना है, ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर बन रहा, फिर से देखो ये कन्फाइंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइंड है इन दोनों शेल्स के बीच में। अब क्या करना है, एक जनरल पॉइंट आर ले लेंगे और फिर वही सब काम करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, चार्ज निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहाँ से निकालना है, तो कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए हम लोग जान रहे गॉस लॉ का यूज कर लेंगे और सॉल्व कर सकते हैं। फिर यूजिंग गॉसेस लॉ क्या बोलेंगे, चार्ज Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर E डॉट dA। फिर से देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट E और इंटीग्रेशन और दोनों के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है, अब इंटीग्रेट हम इधर से कर रहे हैं तो एक माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे बाहर, उसको अभी नहीं लिख रहे हैं। डीए कितना होगा, डीए का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ई इंटू डीए। डीए क्या है इसका, 4 पाई r²। यही एरिया होता है, ये स्फेरिकल शेल का एरिया कितना होता है, 4 पाई r², वेयर r इज अ जनरल पॉइंट, जनरल डिस्टेंस है, रेडियस वेक्टर है। चार्ज निकाल लिए, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r²। ये शेल के लिए यही फॉर्मूला होता है, गॉस लॉ से भी डिराइव हो गया, और ये शेल के लिए सेम फॉर्मूला है, इसको याद भी रखना है। अब क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस V निकालेंगे। V कैसे निकलता है, तो इंटीग्रेशन ओवर E डॉट dr या dl लिखते हैं। r और जो रेडियस वेक्टर है जिधर से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम लोग ऐसे जा रहे हैं, इंटीग्रेशन का ये डायरेक्शन है, मतलब B से A जा रहे हैं, तो एक माइनस साइन आएगा जिधर रेडियस वेक्टर है और जिधर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये B से A के तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डाल देंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² इंटू dr। अब ये दोनों के बीच में 180 डिग्री है, इसीलिए एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा। फिर अब सॉल्व करते हैं इसको, तो V कितना आ जाएगा, बहुत सारा चीज कांस्टेंट है, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर कर लिए,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया और इंटीग्रेशन क्या बचा, dr/r² और एक माइनस साइन भी आया। और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन करना है, b से a तक। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये r का पावर -2 है, तो जब सॉल्व होके आएगा तो पावर एक ऐड होता है, -2 + 1 तो -1 बचेगा, तो 1/r यहाँ से बचेगा और एक नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना देगा इसको। और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, तो b टू a इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 1/a माइनस 1/b। फिर अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये ए बी हो जाएगा, b माइनस ए, तो q इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी। एलसीएम ए बी हो गया। ये पोटेंशियल डिफरेंस आया। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है q बाई बी, q डिवाइडेड बाई बी। इसका q और इसका q कैंसिल होगा और इसको पलट के लिख देना है, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन गया। अब इसी में एक और चीज होता है, आइसोलेटेड अगर प्लेट हो तो बी को इन्फिनिटी कर दो, तो यहाँ से जो रिजल्ट बन के आएगा कैपेसिटर ऑफ आइसोलेटेड चार्ज स्फेरिकल शेल, तो वो कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ए यहाँ पे अंदर वाला शेल का रेडियस है। अब बाहर वाले शेल का रेडियस कितना कर देना है, आइसोलेटेड बनाने के लिए इंफिनिटी कर देना है। चलते हैं आगे। कैपेसिटर को अगर सीरीज में लगा दें तब क्या होगा, तो ये दो कैपेसिटर मेरे पास है, एक का कैपेसिटेंस है C1, दूसरे का कैपेसिटेंस है C2, और इसको एक सेल या बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है जिसका ईएमएफ V है और एक की लगा हुआ है। तो पता ही होगा सीरीज में जो है करंट सेम होता है, तो कैपेसिटेंस में जो चार्ज है वो सेम आएगा। इस पे प्लस क्यू आएगा, इस पे माइनस क्यू आएगा, फिर से इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। तो चार्जेस जो है वो पूरा सर्किट में सेम ही रहेगा। अब क्या करें कि पोटेंशियल अलग अलग होगा दोनों में। इस वाले में V1 का पोटेंशियल होगा और इस वाले में V2 पोटेंशियल होगा, लेकिन दोनों पोटेंशियल को जोड़ के V आना चाहिए, तो V क्या होना चाहिए, V1 प्लस V2। अब Q इज इक्वल टू सी वी है, ये तो याद ही होगा, तो यहाँ से V क्या आना चाहिए, Q बाई सी। दोनों को हटा के एक ही कैपेसिटर लगाएं जो दोनों का काम कर ले, उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो क्या बोलेंगे, सी इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट और टोटल चार्ज यहाँ पे Q ही रहने वाला है, तो V को क्या लिख सकते हैं, Q डिवाइडेड बाई सी इक्विवेलेंट, क्योंकि V क्या है, Q बाई सी है। और V1 क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई C1, और ये क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई C2। Q कॉमन है यहाँ पे, तो रिजल्ट क्या आया, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये फॉर्मूला डेवलप हो गया। अब बहुत सारा कैपेसिटर रहे तो सबको ऐसे ही जोड़ देना है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4, इस तरह से हो जाएगा। अब दो ही कैपेसिटर रहे तो सी इक्विवेलेंट को डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट बाई सम, प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस बाई सम ऑफ कैपेसिटेंस, लेकिन ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर टू कैपेसिटर्स। आगे बढ़ते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करके देखते हैं उसमें रिजल्ट क्या आता है। ये कैपेसिटेंस इन पैरेलल है, तो दो कैपेसिटर दिख रहा होगा, एक ग्रीन और एक ब्लू वाला। ग्रीन का कैपेसिटेंस C1 है, ब्लू वाले का कैपेसिटेंस C2 है, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया है जिसका ईएमएफ V है। अब इस केस में पैरेलल के केस में होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों में बराबर आएगा, यहाँ पे भी V होगा, यहाँ भी V होगा और इस पे भी V होगा, पर चार्ज अलग अलग हो जाएगा।
फर्स्ट वाले प्लेट पे Q1 चार्ज डेवलप होगा, इस पे Q2 चार्ज डेवलप होगा, यहाँ से Q टोटल चार्ज Q आएगा जो कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो Q को क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 लिख पाएंगे। फिर से इन दोनों को हटा के एक ही कैपेसिटर लगा दें जो दोनों का काम करे, तो इसको बोलेंगे C इक्विवेलेंट और वोल्टेज V है। Q इज इक्वल टू CV होता है, तो इसको लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इंटू V, टोटल पोटेंशियल V ही है। Q1 को क्या लिख पाएंगे, C1 इंटू V, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ का V है। Q2 को लिख पाएंगे C2 इंटू V, कि दोनों सब में पोटेंशियल सेम है, फिर V कॉमन आ गया, यहाँ से C इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आया, C1 प्लस C2। तो पैरेलल में कनेक्ट करें तो वो नॉर्मल C1 प्लस C2 जुड़ जाएगा, बहुत सारा हुआ तब भी ऐसे लिख सकते हैं प्लस डॉट 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 करके, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, इस तरह से ये चलता रहेगा, प्लस C5, तो ये C इक्विवेलेंट निकल गया। ठीक है, अब सब अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर हुआ तब फिर क्या करना है, C इक्विवेलेंट N इंटू C हो जाएगा। पिछले वाले में भी ऐसा होता कि अगर सीरीज में होता तो अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर लगाते हैं तो C बाई N होता उसमें। ये सीरीज के लिए है, आइडेंटिकल कैपेसिटर लगाने पे। ये किसके लिए है, पैरेलल के लिए है, आइडेंटिकल कैपेसिटर पे है ये। हर एक का कैपेसिटेंस सेम रहे, और N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है। अब चलते हैं एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो एनर्जी क्या कैसे निकलता है, एनर्जी जो है वो वर्क डन के बराबर होता है, वही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन जो है वो तुम्हारा पोटेंशियल इंटू चार्ज होता है, V इंटू क्यू। तो अब छोटा सा मान लो चार्ज यहाँ पे जाके स्टोर हुआ dq चार्ज, तो कुछ पोटेंशियल डेवलप होगा, V पोटेंशियल डेवलप होगा, तो जो वर्क होगा वो इंटीग्रेशन ओवर V dq हो जाएगा। अब इस पे अगर हम जीरो पहले चार्ज था, बाद में Q चार्ज स्टोर हो गया है, V कांस्टेंट है, तो V बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ओवर dq बचा। सॉरी, यहाँ पे V बाहर नहीं कर सकते हैं, V तो वेरिएबल है, जैसे जैसे ये चार्ज स्टोर करते जाएगा इसका पोटेंशियल चेंज होते जाएगा। पर हम Q इज इक्वल टू CV तो लिख ही सकते हैं, तो यहाँ से V को क्या लिख पाएंगे, Q अपॉन C लिख पाएंगे। अब इसको रिप्लेस कर देते हैं, V को हटा देते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं Q बाई C डी क्यू। और कहाँ से कहाँ चार्ज को स्टोर कराना है, 0 टू Q। C कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1/c बाहर आ गया, अंदर में बचा Q डी क्यू। और कहाँ से इंटीग्रेट करना है, 0 टू Q इंटीग्रेट करना है। Q डी क्यू का इंटीग्रेशन होता है Q स्क्वायर बाई 2। तो एनर्जी जो स्टोर हुआ वो क्या आया, हाफ Q स्क्वायर बाई, ये 2 इसका आ गया और C पहले से था, तो ये एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। इसी को हम लोग U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ से Q को हटा देंगे, Q क्या होता है, CV होता है, इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, एक C कैंसिल होके हाफ CV स्क्वायर बनेगा। तो ये फॉर्मूला याद करना इजी है, इसी फॉर्मूला को याद कर लेना। यहीं से एक और कॉन्सेप्ट बनता है एनर्जी डेंसिटी का। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से दिखाते हैं। एनर्जी डेंसिटी कैसे डिफाइंड है, तो ये है टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब टोटल एनर्जी तो पता है हाफ CV स्क्वायर है, और यहाँ से वॉल्यूम कितना होगा, तो कैपेसिटर का वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम कैसे निकलेगा कैपेसिटर का, तो इसके लिए फॉर्मूला है एरिया को गैप से मल्टीप्लाई कर दो, फिर C को लिख दो, C को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और V को भी हटा दो, V को हम लिख सकते हैं E बाई डी।
V इज इक्वल टू क्या होता है, ई डी, सॉरी। तो अब टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी का। एनर्जी डेंसिटी को कैसे निकालते हैं, एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से दिखाते हैं। एनर्जी डेंसिटी होता है टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर्ड हुआ है उसे बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी कितना होता है, तो हाफ CV स्क्वायर के बराबर होता है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया ऑफ द प्लेट इनटू गैप बिटवीन द टू प्लेट्स। यहाँ से कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये कैपेसिटर के जगह में लिख दिए। अब V स्क्वायर, V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है E इंटू डी। तो E स्क्वायर D स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय A इंटू डी। ये V के जगह में ये वाला पार्ट है, ये E इंटू डी होता है और V स्क्वायर, इसीलिए E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर हो गया। नीचे में AD पहले से था। अब देखो A से A कैंसल आउट हो गया, ये D स्क्वायर ये D स्क्वायर मिलके ऊपर का D स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। और सिंपल सा एलिगेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना है। एनर्जी डेंसिटी कितना होता है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। अब चार्जिंग और कॉमन पोटेंशियल का एक कॉन्सेप्ट बनता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर है C1 कैपेसिटर, उसको एक बैटरी जिसका EMF V1 है उससे चार्ज कर दिए। तो इस पे कितना चार्ज स्टोर होगा Q1 वो निकाल सकते हैं। Q1 क्या आ जाएगा, V1, C1 V1 आ जाएगा। इस वाले प्लेट पे कितना चार्ज स्टोर हुआ है, तो Q1 चार्ज स्टोर हुआ है, जो कि किसके बराबर है, C1 V1 के बराबर है। दूसरा वाला जो प्लेट है उसको उसका कैपेसिटेंस है C2 और उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस V2 से कनेक्ट कर दिए हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए, तो इसमें भी कुछ चार्ज स्टोर हो जाएगा। कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा, तो वो होगा C2 V2। अब क्या करें, इसका दोनों का बैटरी को रिमूव कर देते हैं और दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो ये हो गया C1, ये आ गया C2, ये हो गया मेरा पॉइंट X, ये पॉइंट Y। तो ये पैरेलल कनेक्शन के जैसा दिख रहा होगा। तो होगा क्या कि यहाँ पे चार्ज जो है वो टोटल चार्ज तो कंजर्व होने वाला है। अब दोनों के बीच में एक कॉमन पोटेंशियल डेवलप होके आएगा जिसको V बोलेंगे। तो यही V निकालना है, कॉमन पोटेंशियल कितना होगा। तो कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, तो उसके लिए क्या करो, चार्ज कंजर्व कर लो। तो टोटल चार्ज निकाल लो बिफोर कनेक्टिंग। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, मतलब यहाँ से हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2। ये टोटल चार्ज है कनेक्ट करने से पहले। कनेक्ट मतलब C1 C2 को कनेक्ट करने से पहले। बाद में क्या होगा कि पोटेंशियल तो दोनों में सेम आ जाएगा। तो पहला वाला में जो है बाद का टोटल चार्ज निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट वाले प्लेट पे जो चार्ज डेवलप होगा वो हो जाएगा C1 इंटू वी, और सेकंड वाले पे कितना हो जाएगा, C2 इंटू वी। तो टोटल चार्ज यही हो गया। यहाँ से V कॉमन ले सकते हैं, तो C1 प्लस C2 हो गया। अब चार्ज क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम का कंजर्व होता है। यहाँ पे तो कोई बाहर से बैटरी नहीं लगा हुआ है, तो इन दोनों का चार्ज बिफोर कनेक्टिंग विथ ईच अदर और आफ्टर कनेक्टिंग विथ ईच अदर सेम रहने वाला है, चार्ज कंजर्व होने वाला है।
तो क्या लिख पाएंगे, Vc1 प्लस C2 वो किसके बराबर हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 के बराबर होगा। यहीं से एक फॉर्मूला बनता है, V आ जाएगा, इधर डिवाइड कर लेंगे दोनों साइड C1 प्लस C2 से, तो कितना बनेगा, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला होल्ड कब करेगा, जब इसका पॉजिटिव प्लेट को इसका पॉजिटिव से कनेक्ट किए और सेकंड का नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किए। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, इस तरह से हो तभी ऐसा लगेगा। अगर पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर देंगे तो यहीं पे जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। मान लो हम ऊपर वाले का पॉजिटिव को नीचे वाले का नेगेटिव से जोड़ देते हैं, तब फॉर्मूला कॉमन पोटेंशियल का क्या हो जाएगा, C1V1 माइनस हो जाएगा C2V2, और नीचे में सम ही रहेगा C1 प्लस C2, नीचे में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है तो उसमें माइनस नहीं करना है। अब आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं आरसी सर्किट को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरसी सर्किट। इस पे जब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट बनता है तब भी डिस्कस करना है, और फिर स्टेडी स्टेट पे डिस्कस करना है। तो अभी जो हम लोग करेंगे वो स्टेडी स्टेट का डिस्कशन होगा। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है ये फुली चार्ज हो चुका है कैपेसिटर। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाए तब फिर उसमें पोटेंशियल दोनों एंड का बराबर हो जाता है। उस केस में जिसमें भी कैपेसिटर लगा हुआ है, जो भी सेक्शन में, उस पर चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर फुली चार्ज या स्टेडी स्टेट रीच कर जाए तो उस टाइम नो करंट फ्लोज इन द सेक्शन कंटेनिंग कैपेसिटर। जिस एंड में भी, जिस वाले सेक्शन में भी कैपेसिटर लगा हुआ है वहां करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो यहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, स्टेडी स्टेट का ये बात है। जैसे मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर लगा हुआ है और एक रेजिस्टर लगा हुआ है, एक और रेजिस्टर यहाँ पे कनेक्टेड है, फिर ओवरऑल ये एक बैटरी से जुड़ा हुआ है। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका कैपेसिटेंस C है और वोल्टेज V है। तो करना क्या है कि ऊपर वाले सेक्शन को हटा दो। स्टेडी स्टेट में अगर करंट निकालने बोला जाए तो ये वाला सेक्शन गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ R2 और V बचा। तो यहाँ पे करंट कितना आएगा, तो सिर्फ नीचे वाले पार्ट में करंट फ्लो होगा, I करंट, वो कितना हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, और यहाँ का रेजिस्टेंस क्या है, R2 रेजिस्टेंस है, तो इतना करंट इस पे फ्लो करेगा। अब ऊपर वाले पे कितना चार्ज स्टोर होगा वो निकालना है, तो क्या करो कि R2 में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो निकालो, और सेम पोटेंशियल इस कैपेसिटर पे होगा, और Q इज इक्वल टू होता है CV। तो इस वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है वो निकाल लिया जाएगा, और उसको कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब इसी में है एक ट्रांजिएंट पीरियड रहता है ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट को हम क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। तो जो चार्ज स्टोर होगा Q जो है वो कितना होगा, तो Q0 1 माइनस e टू द पावर t बाई RC। ये एक फॉर्मूला है जहाँ पे RC क्या है, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है एक टाइम कांस्टेंट। तो कितना चार्ज होगा किसी भी टाइम में, तो Q जो है वो इनिशियल चार्ज है, Q0 क्या है यहाँ पे, इनिशियल चार्ज है, वो कितना होगा, तो C इंटू V के बराबर होगा। कैपेसिटेंस इंटू जो भी सेल या बैटरी जिससे चार्ज कर रहे हैं उसका वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर देना है। अब डिस्चार्जिंग के
टाइम पे क्या होने वाला है, जो चार्ज स्टोर रहेगा वो कितना हो जाएगा, क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ये कब का है, तो ड्यूरिंग डिस्चार्ज के लिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स।